इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इस बुक के चैप्टर 6 को पढ़ा है, जिसके अंदर हमने शेक्सपियर सिस्टर बाय वर्जीनिया वुल्फ को अच्छे से एनालाइज किया है, अच्छे से समराइज किया है। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर हम शेक्सपियर सिस्टर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को पढ़ने वाले हैं। पहला सवाल है, व्हाई डज वुल्फ टर्न टू हिस्ट्री बुक्स इन हर अटेम्प्ट टू फाइंड आउट अबाउट वुमन राइटर्स। दोस्तों, वर्जीनिया वुल्फ, इनके दिमाग में कहीं ना कहीं महिलाओं की परिस्थिति या महिलाओं की समाज के अंदर जो पोजीशन है उसको लेकर बहुत चिंतन किया करती थी। उनके दिमाग में यह रहा करता था कि आज की डेट में भी जो महिलाएं हैं उनको समान अधिकार नहीं है। जब समाज में वो देखती थी कि महिलाएं हैं तो उनको पुरुषों के बराबर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, तो इस बात ने उनको सोचने पे मजबूर कर दिया कि आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले कैसा रहा होगा। और इसीलिए उन्होंने हिस्ट्री की बुक्स उठाई और उन्होंने सर्च किया कि वुमेन्स, जो महिलाएं हैं, उनकी जिंदगी इतिहास में आज से 400-500 साल पहले कैसी हुआ करती थी। और वो ये भी जानना चाहती थी कि उस जमाने में जो राइटर्स थे उसमें सारे तो जेंट्स थे, तो उसमें कोई फीमेल ऑथर आखिर क्यों नहीं थी। सेकंड क्वेश्चन है, बट बाय नो मीन्स कुड मिडिल क्लास वुमन विद नथिंग बट ब्रेन्स एंड कैरेक्टर एट देयर कमांड have taken part in any one of the great movements which brought together constitute the historian's view of the past. Explain why most women would get excluded from the historian's view of the past. दोस्तों, इस सवाल को समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा जो रेनेसांस पीरियड हुआ करता था, लगभग 15th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी के बीच में लगभग 200-300 साल का इंग्लैंड के इतिहास का एक ऐसा कालखंड है जिसके अंदर इंग्लैंड में सोच की पुनर्जागरण हुई, रिबर्थ हुआ, रेनेसांस हुआ। तो इस टाइम के अंदर आर्ट, लिटरेचर और फिलॉसफी, इन सेक्टर्स में बहुत क्रांति होते हुए हमें दिखाई दी। तो ये ऐसा समय था जिसके अंदर कई सारे जो राजा थे वो क्वींस थे, महिलाएं क्वींस हुआ करती थी। लेकिन उस समय के अंदर भी जो कॉमन महिलाएं हैं, जो मिडिल क्लास महिलाएं हैं, जो मिडिल क्लास वुमन है, उसके बारे में कोई जिक्र ही देखने को नहीं मिलता है। अगर हमें रेनेसांस युग की हिस्ट्री में कुछ पढ़ने को मिलता है तो सिर्फ जो नोबल वुमेन्स है, जो राजशाही घराने की महिलाएं हैं, या तो वो रानी है या कोई प्रिंसेस है या फिर कोई और ऐसे ही नोबल में हो सकता है प्राइम मिनिस्टर की कोई बीवी है, तो ऐसे ही व्यक्तियों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। लेकिन जो कॉमन वुमन है, जो मिडिल क्लास वुमन है, उसके बारे में कुछ भी हमें पढ़ने को नहीं मिलता है। इससे हमें ये बात समझ में आती है कि अगर मिडिल क्लास वुमन ने कुछ सिग्निफिकेंट किया होता, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसा जो उल्लेखनीय है, जो कुछ इंपॉर्टेंट है, तो जरूर हिस्ट्री के अंदर उनको कहीं ना कहीं जगह मिली होती, कहीं ना कहीं उनका एक नाम लिया गया होता। जैसे कि हम इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो संत मीराबाई है और कई सारे राइटर्स भी है, फीमेल राइटर्स। आज से 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, इवन BCE के अंदर जब हम पढ़ते हैं, ईस्वी सन पूर्व, उस समय में भी कई सारे फीमेल्स ऑथर्स इंडिया के अंदर हो चुकी है। अलग अलग भाषाओं के अंदर उन्होंने राइटिंग की हुई है। लेकिन यही सेम बात जब हम इंग्लैंड के अंदर देखते हैं तो हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। तो इसका एक रीजन ये है कि वहां का जो समाज है, भले ही उनको ऐसे लगता था कि वो बहुत रिफाइंड है, लेकिन उन्होंने हमेशा से महिलाओं को नीचे दबा कर रखा हुआ था। महिलाओं को उन्होंने कभी भी बराबरी का मौका ही नहीं दिया गया था। अगर वहां पे कई सारी क्रांतियां भी हुई तो वो भी पुरुषों ने की, महिलाओं का उसके अंदर ज्यादा पार्टिसिपेशन था ही नहीं। थर्ड क्वेश्चन है, एनालाइज द कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड ऑफ हर फैमिली, particularly her father towards Judith in Woolf's imaginative reconstruction। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी कहा था कि शेक्सपियर की एक इमेजिनेटिव बहन, मान लीजिए उसका नाम अगर जूडिथ हुआ करता, तो जब जूडिथ छोटी बच्ची थी तो उसी समय पे उसकी सगाई कर दी गई होती, और जब वो 12-13 साल की होती तो उसको शादी के लिए प्रेशराइज किया गया होता, या फिर उसके बिना सम्मति के ही उसकी शादी करा दी गई होती। अगर वो विरोध करती तो उसको बहुत मारा पीटा गया होता, और ऐसे में उसके परिवार के हर एक व्यक्ति ने अपने हाथ साफ कर लिए होते, सबने मारा पीटा होता, क्योंकि उस समाज के अंदर महिलाओं से मारपीट करना, खासकर अपने परिवार के व्यक्तियों ने मारपीट करना, ये समाज मान्य था। समाज के अंदर इसको कोई भी बुरा भला नहीं मानता था, वो मानते थे कि बहुत नॉर्मल है। पिताजी बेटी को मार रहे तो उसमें क्या बुराई है, पिताजी अपने बेटी को चाहे जिससे शादी करे उनका अधिकार है, कुछ ऐसा माना जाता था। साथ ही साथ ये भी माना जाता था कि लड़की की सम्मति की जरूरत ही क्या है,
पिताजी की सम्मति है तो बहुत हो गया। तो आज के डेट में जब हम देखते हैं तो मॉडर्न ख्यालात इन चीजों से काफी हद तक अलग है। आज की डेट में हम मानते हैं कि अगर लड़की की सम्मति नहीं है तो उसकी शादी हमें नहीं करानी चाहिए। तो अगर जुडित के साथ ऐसा होता और अगर वो विरोध करती तो उसके पिताजी पहले तो उसको बहुत मारते पीटते, साम दाम दंड भेद का उपयोग करते, उसको दंड भी देते, समझाते भी, और फिर भी अगर वो नहीं मान रही है तो उसको इमोशनली ब्लैकमेल करते। जैसे अक्सर हम फिल्मों के अंदर देखते हैं, जब लड़कियां नहीं मानती तो पिताजी अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं, रुमाल से अपनी आंखें गीली करने लगते हैं, उनको कहते हैं कि मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई, तुम क्यों समाज के अंदर मेरी नाक कटाने पे तुली हुई हो, मैंने तुमको कितना अच्छे से पढ़ाया लिखाया, मैंने तुमको बड़ा किया, मैंने किसी चीज की तुमको कमी नहीं होने दी, और मैं तुमको एक चीज मांग रहा हूं तो तुम वो भी मुझे नहीं दे रही। तो इस तरह से उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया गया होता। ये हमें दिखाता है कि उस समय में जो महिलाएं हैं उनको खुद की सोच रखने की आजादी थी ही नहीं। जो फोर्थ क्वेश्चन है, एट लास्ट निक ग्रीन द एक्टर मैनेजर टुक पिटी ऑन हर, शी फाउंड हरसेल्फ विद चाइल्ड बाय दैट जेंटलमैन, कम इन ऑन उल्फ्स आयरनी हियर। वर्जीनिया उल्फ ने यहाँ पे एक आयरनी प्रस्तुत की है। वो कहती कि जुडिथ अगर घर से भागकर चली गई होती और थिएटर के अंदर एक्टिंग करने के लिए वहां पे वो बहुत मिन्नतें करती कि आप मुझे यहाँ पे एक्ट्रेस बना दो, तो उनको कोई वहां पे बतौर एक्ट्रेस रखता ही नहीं, क्योंकि उस समय में महिलाएं कोई काम किया ही नहीं करती थी। महिलाओं को घर से बाहर निकलकर पुरुषों के समान काम करना ये मतलब उनके सोच से बाहर ही था। तो ऐसे में अगर वो कोशिश करते तो पहले तो बहुत उनके ऊपर हंसा जाता, बहुत उनका मजाक उड़ाया जाता, और फिर आखिर में जब वो पूरी तरह से टूट बिखर जाती तो वहां पे काम करने वाला कोई मैनेजर जो है वो उनसे शादी कर लेता, और फिर उसके समझने से पहले ही वो उस मैनेजर के बच्चे से प्रेग्नेंट हो चुकी होती। तो यहाँ पे एक आयरनी दिखाई जा रही है कि जो महिलाएं हैं उनको सिर्फ उपभोग की वस्तु मान लिया जाता था, उनको बतौर व्यक्ति कोई व्यक्ति स्वातंत्र्य उस जमाने में दिया नहीं जाता था। ये बहुत ही आयरनिक सिचुएशन यहाँ पे उल्फ ने एक इमेजिन की हुई है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू डज द हाइपोथेटिकल शेक्सपियर सिस्टर एज्यूम इन द फाइनल पैराग्राफ। अब फाइनल पैराग्राफ के अंदर जो शेक्सपियर की बहन है वो एक आम व्यक्ति बन जाती है, एक आम व्यक्ति बन जाती है जिसको समाज के अंदर इक्वालिटी नहीं मिली हुई है, जो चाहती है कि अपने टैलेंट को वो समाज के अंदर दिखाए, उसके अंदर जो स्किल्स है, जो खूबियां हैं, उनको वो और मजबूत करे, उनके ऊपर वो काम करे, बाहर जाकर वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के इक्वालिटी के साथ, स्वतंत्रता के साथ खुद को आगे बढ़ाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो आखिर के स्टांजा के अंदर हम देखते हैं कि जो शेक्सपियर सिस्टर है वो इन सारी महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और कहीं ना कहीं वर्जीनिया वुल्फ ये कहती है कि जब भी कभी हम किसी महिलाओं को इक्वालिटी का अधिकार दे रहे हैं, जब उनको स्ट्रांग बनने के लिए हम हेल्प कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शेक्सपियर की जो सिस्टर है, जो शेक्सपियर की बहन है, जुडिथ है, वो वहां पे फिर से एक बार जिंदा हो जाती है। दोस्तों, ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।